आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फॉर्मेट इस तरह है कि मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा और उस क्वेश्चन के बारे में हर बंदा अपना अपना ओपिनियन शेयर करेगा तकरीबन 1 to 2 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स उस बंदे से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अब हम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो जिशान मजहर, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लंदन में हूँ इस टाइम। ओके, और उसामा। उसामा है। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मैं रिसेंटली मूव हूँ स्टॉकहोम स्वीडन में। इससे पहले मैं कोलालमपुर मलेशिया में था। तो अ, यहाँ पर अभी रिसेंटली ही मूव हूँ 3 to 4 months। ओके, और शकीब, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। शकीब अस्सलाम भी वालेकुम, बोलते मेरा हैं। नाम मोहम्मद शकीब है और मैं पाकिस्तान में होता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हलाल फूड प्रॉब्लम्स इन द कंट्री दैट यू लिव। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसमें हलाल फूड के क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जिशान मजहर। और जहाँ तक हलाल फूड का है, मतलब इससे पहले मैं दुबई में था तो वहाँ पे कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे आपको हर जगह हलाल फूड ही मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ मूव हुआ लंदन, तो यहाँ पे मतलब स्टार्ट में थोड़ा बहुत हमें फेस करना पड़ा, लेकिन लंदन में उस तरह का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि लंदन में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है। तो आपका जहाँ भी जाएँ आपको अप्रॉक्सीमेटली हर जगह पे हलाल फूड मिलेगा, हलाल गोश्त मिल जाता है, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। किसी-किसी रेस्टोरेंट में होता है कि आपको जाके पहले पूछना पड़ता है कि हलाल फूड है या नहीं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने डोर्स के ऊपर ही हलाल का स्टिकर लगाया होता है। तो उस हिसाब से हम ईज़ी रह जाते हैं, मतलब अगर बाहर जा रहे हैं खाने के लिए तो पता चल जाता है कि किसके पास हलाल फूड है, किसके पास नहीं है। इसके अलावा तकरीबन हर सुपर मार्केट में आपको जो है हलाल मीट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ आपको इज़िली हर चीज़ हलाल मिल जाती है। तो लंदन में ऐसा चीज़ इश्यू नहीं है। अगर आप लंदन से बाहर जाएँ, अगर आप किसी और टाउन या सिटी में जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी कम है, तो वहाँ पे इस चीज़ का इश्यू आता है काफ़ी ज़्यादा। ओके जिशान, थैंक यू। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ढूंढना चाहता है कि हम मुझे हलाल शॉप्स कैसे मिलें, तो उसके लिए कोई एप्स वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट में। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे जो फूड डिलीवरी की ऐप्स हैं, उसमें देखें आप फ़िल्टर्स में वहाँ पे ऑप्शन होता है हलाल का। जब आप उसे फ़िल्टर बाय हलाल करते हैं, तो आपको जो भी हलाल रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं हलाल फूड, वो आपको जो है मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वेज ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। हाँ, अगर आप लंदन से बाहर जाएँ, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे कनाडा में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी कई दफ़ा आते हैं। यहाँ पे इवन दो कि हलाल फूड इजीली अवेलेबल है, स्पेशली हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी मूव हो चुकी है। बट कि अगर वेज है फूड और किसी भी कम्युनिटी का है, तो क्या हमारे लिए हलाल है, हम लोग खा सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कई कैंडीज लोग कहते हैं हलाल नहीं है, वो तो ऐसा क्या है? ग्लूटेन होता है उसके अंदर जो है ना, मोस्टली जो आता है वो बीफ ग्लूटेन आ जाता है, या तो आपको इसके अलावा पोर्क का ग्लूटेन मिलेगा। मतलब सेम चीज़ मैंने फेस की है। जब मैं दुबई में था तो मेरी काफ़ी ज़्यादा आदत थी कि मैं हैरिबो खाता था। तो जब मैं यहाँ मूव हुआ, तो जब मैं हरिबो सर्च करने लगा, तो तब मुझे पता चला कि हाँ, वहाँ पे जो हरिबो थी वो हलाल थी। यहाँ पे जो हरिबो आती है वो आप नहीं खा सकते। तो इसके अलावा जो भी आप कैंडीज़ खा रहे हैं, तो उसके ऊपर लाज़मी देखना पड़ता है कि हाँ, वो मतलब हल उसमें चेक करना पड़ता है इंग्रीडिएंट्स में कि अगर ग्लूटेन है तो कौन-सा ग्लूटेन है, और कोई ऐसी और चीज़ तो यूज़ नहीं हुई हुई। अगर इसके अलावा जो चीज़ें आ रही होती हैं मतलब एशिया से, या मतलब कुछ ऐसी कैंडीज़ हैं जो यहाँ पे तुर्की से, ईरान से, इराक से उस एरिये से आती है, तो उसका इश्यू नहीं होता। मतलब यहाँ पे कुछ आपको टर्किश शॉप मिलेंगी, या पर्शियन शॉप्स हैं जहाँ आप इज़िली जाके आप ले सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे जो कैंडीज़ बनी होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हलाल होती हैं। ओके, और ज़िशान, आपसे और किसी का सवाल, उसामा या शकीब, अगर आप कोई सवाल करना चाहो ज़िशान से इस बारे में। जितना मेरा नॉलेज है कि आप हलाल के ऊपर ना, तो यूके में तो आपको आई थिंक मिल ही जाता होगा, बट हलाल मीट और बीफ
का क्या हिसाब है उधर? चिकन तो ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाता है, तो इस्लाम बूचर्स हैं वहाँ पे? हाँ है, प्रॉपर शॉप्स हैं बचर्स की यहाँ पे, मतलब मीट शॉप्स हैं, प्रॉपर हलाल मीट शॉप। वहाँ पे आप जाएं, आपको इजीली मिल जाएगा सब कुछ। इसके अलावा एक चीज मैंने और फेस किया है कि मतलब यहाँ पे यूं होता है कि अगर आप जाएं तो वहाँ पे हलाल का स्टिकर भी लगा होता है और साथ वो पोर्क भी बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हाँ मतलब अगर ये पोर्क बना रहे हैं तो वो सेम ऑयल में तो नहीं बना रहे। तो वहाँ पे हम्म। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, सोचने में आता है इंसान के क्या और किया जाए, यहाँ से खाया जाए या ना खाया जाए। यही चीज आपको वेज में फेस करनी पड़ती है, जो हम वेज नहीं, बर्गर लेते हैं तो उसमें भी वेज में यही तो चीज, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि ऑयल वेज सेम में होता है, कहाँ। जब हाँ फ्राई हाँ कर रहे मतलब, हैं देन ऑयल हाँ इज लेकिन सेम। अगर आप प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे ये नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे, तो हाँ आपने कुछ ऐसी चीजें खानी है जो सिर्फ आपको वेज रेस्टोरेंट में मिलेगा, डोसा ही कर लो, ठीक है। अगर आपने डोसा खाना है तो वो आप जाओगे तो वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आपको वेज रेस्टोरेंट में मिलेगा और वहाँ आप इजीली खा लोगे। इन सिंपल वे, अगर आप मैकडोनल्ड्स KFC जा रहे हो और आप वेज बर्गर भी ले लो तो बस फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लो, उसके बाद कलमा पढ़ लो। हाँ वहाँ का तो आप चिप्स लेने से पहले भी सोच रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे काफी इतना जगह नहीं पे मैंने सोचना होता, देखा है बस ये है कि KFC भी जो है वो भी हलाल है। यार पता नहीं, मेरी पर्सनल माइंड है कि हमने बहुत चीज़ों का अपने ऊपर टफ किया हुआ है, एज सच ऑफ इतना टफ होता नहीं है। यस, इस्लामिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कुछ सी चीज़ पे हैं हलाल पे, बट इन अ वे ऑफ लिविंग जब आपको कुछ अवेलेबल नहीं है तो क्या करे फिर हाँ हम। वो तो क्योंकि फिर एंड एक जो है मतलब डिफरेंट आप पर्सपेक्टिव में चले जाते हो। आई थिंक आज हमारे साथ वलीद नहीं है, लेकिन वलीद होता तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता जो उसने रशिया में किया था। आई थिंक वहां पे उसे पता नहीं था पोर्क था और उसने खा लिया था। ओके, ये बड़ी अच्छी बात की है ईशान, लेकिन इसमें ये भी है कि उसामा हमारे साथ है और उसामा ने चाइना में, मलेशिया में, अब वो स्वीडन में है, इसके अलावा जर्मनी में भी गया है, इटली भी इसने सफ़र किया। तो अब उसामा आप बताओ कि अगर आप इतनी कंट्रीज में घूमे हो तो आपको कहाँ कहाँ पे हलाल फूड के प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा? ओवरऑल सबसे पहले जहाँ पर मैं आप करंटली हूँ, मैं हूँ स्वीडन में। मैं टच करूँगा कंप्लीट यूरोप को, ऑलमोस्ट कंक्लूड करूँगा क्योंकि डिटेल में तो इतना जाने की जरूरत नहीं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आप स्वीडन में हूँ, तो स्वीडन में फेस करना पड़ता है आपको। आप आउटसाइड जितना जाते हैं तो मोस्टली 90% नॉन हलाल है, या तो आप फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह और ले लो फिश वाला बर्गर। तो और ठीक है, यहाँ पर आप फिश बर्गर वेज ले लो तो इन बैक एंड ऑफ योर माइंड एक चीज होती है कि यार ये मे बी नॉन हलाल ऑयल में फ्राइड हो सकता है वो चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर फ्राइंग एवरीथिंग इन द सेम ऑयल। तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती है, बट कंक्लूजन ये होता है कि फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हो और फिर उसके बाद खाते हो चुप करके और कलमा पढ़ लेते हो। ठीक है। और हाँ, रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं जो हलाल रेस्टोरेंट है यहाँ पे। एक चीज़ ये मैंने बहुत फेस की, यानी कि जो हलाल रेस्टोरेंट है वो मोर एक्सपेंसिव देन स्वीडिश रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि मिनॉरिटीज में है, बहुत कम है, आपको ढूंढना पड़ता है तो उनके रेट्स हाई हैं। और यूजुअली यहाँ पर आपको अगर ग्रॉसरीज करनी है तो फिर आप इतनी डेप्थ डिटेल में नहीं जाते इंग्रेडिएंट्स की। बट ये है कि मीट आपको हलाल, चिकन यूजुअली आपको जहाँ पर आपको मिल जाता है, बट नॉट ऑन एवरी स्टोर। आपको देखना पड़ता है, यहाँ पर एक चेन है विलेज की, तो आप उस पे जाओ तो आपको मिल जाता है हलाल चिकन। बीफ उनके पास भी हलाल नहीं होता, तो बीफ के लिए आपको जाना पड़ता है। स्पेशली मुस्लिम एक प्लेस है, यानी कि मुस्लिम एरियाज हैं कुछ स्मॉल स्मॉल बने हुए। यहाँ पर स्टॉकहोम्स में एक फेमस जगह है मुस्लिम, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से आपको मीट मिल जाता है, मुस्लिम हलाल मीट। ठीक है, लैम और बीफ आपको मिल जाता है, बट आपको जाना पड़ता है लेने के लिए। इन केस आपको हैम और ये जिसना स्मॉल स्मॉल चीज़ें, हैम हो गया और आपको पैटीज हो गई, बीफ पैटीज, और ये भी आपको मिल जाती हैं टर्की वाली साइड से। आजकल तो आयरलैंड मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ हलाल मीट है। आई डोंट नो हाउ, बट मुस्लिम कंट्री ने आयरलैंड इज वन ऑफ देम। तो आयरलैंड से बहुत ज़्यादा हलाल मीट आता है यहाँ पर, ओवरऑल यूरोप के अंदर सप्लाई होता है। तो आयरलैंड का प्रोडक्ट मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, मैं जाता हूँ आयरलैंड का प्रोडक्ट लेता हूँ, घर लाता हूँ। बट यह है कि आप आउटसाइड नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं इसके ऊपर, हलाल के ऊपर। तो इसलिए आपको मसला भी इन वे
जैसा मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मुझे मसला इशू ज्यादा होता है, आई हैव टू कुक, मुझे फोर्सफुली अपने आप को कुक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाहर हलाल नहीं मिलेगा, अनलेस कि हम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में भी फिर वही कॉन्सेप्ट है कि यार आप 100% श्योर कहीं पूरे यूरोप में नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस एशियन कंट्री में, इवन के चाइना में यार ये इशू है, बट इवन आप सिंगापुर में चले जाएं या फिर आप चले जाएं वियतनाम में, ताइवान में, तो वियतनाम, थाईलैंड, इनमें भी कॉन्सेप्ट होता है कि हलाल हराम, कि इफ नॉन मुस्लिम पर्सन कम, दे इवन इन्फॉर्म यू इट्स नॉट गुड फॉर यू, यू कैन ईट। बट हियर दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल हराम, इनके लिए सब कुछ है। तो यूरोप में ये चीज है कि आप कुछ नहीं कह सकते और आपको पता भी नहीं लगेगा, बट इसलिए आपको फोर्सफुली अपने आप कुक करना पड़ता है घर में, या हलाल फाइंड करके लाओ और कुक करो। बट यही है कि वेजिटेरियन आप ले सकते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन ओपन है। एक मुझे जो बिगेस्ट इशू नजर आया यूरोपियन में वो फूड ही है, अनलेस आप मैरिड और अपने घर लाओ और कुक करो। इससे पहले मैं मलेशिया में था। आई फाइंड द मलेशिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फूड के लिहाज से। इतना फूड तो मुझे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता हलाल है जितना कि मुझे मलेशिया में हलाल मिला, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान में मुर्गियां मरी हुई खिला देते हैं वो पाकिस्तान में, पर मलेशिया के अंदर ये चीज थी कि उनका जो फूड अथॉरिटी है वो शरी लॉ के ऊपर फॉलो करती है। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं फूड के ऊपर, क्योंकि उनकी कम्युनिटी मिक्स है, चाइनीज कम्युनिटी है उनके पास, मलेशियन और इंडियन है। बट जो हलाल चीज है, कोई भी प्रोडक्ट, अगर उनका कोई स्मॉल रेस्टोरेंट भी है उसके बाहर बिग नॉन हलाल लिखा होना चाहिए, अगर वो नॉन हलाल, रेस्ट एवरीथिंग हलाल। ओके, और कई तो लोग ऐसी बात करते हैं कि अगर हम बाहर आए ऐसी कंट्री में जहाँ पे हमें हलाल नहीं मिला, तो हम घर पे बना लेंगे, तो हम कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, शादी कर लेंगे। बट वो लोग जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग घर पे नहीं बना सकते, जिन्होंने 9 to 5 जॉब करनी है, उसके बाद आके घर पे सो जाना है, वो कैसे फिर अफोर्ड करें हलाल खाना, या वो कैसे हलाल फूड को अप्रोच करें लोग इस बारे स्टूडेंट्स में? है ना, तो अब मैं स्वीडन में हूँ, इससे पहले मैं चाइना भी गया, और चाइना में आपको पता कि चाइनीज ही कम्युनिटी है, और उसके अलावा मैं आने से पहले फिर सिंगापुर भी गया, वहाँ पर भी चाइनीज कम्युनिटी है, और अब मैं स्वीडन में भी हूँ। तो बेस्ट वे यही होता है कि आपको अप्रोच करना पड़ता है। फ्यू थिंग्स, 3 ऑप्शंस होती हैं मेरे पास मोस्टली जो ओपन होती हैं। पहले तो मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल के ऊपर, नियर बाय हलाल फूड फॉर एग्जाम्पल नहीं है, देन मैं फूड कोर्ट पे जाऊंगा और चेक करता हूँ, यानी कि अब मैं जो लेता हूँ मोस्टली मेरी पर्सनल चॉइस है, और उसके बाद एक और ऑप्शन भी होती है, मैं एक ब्रेड और जूस लेता हूँ। ब्रेड लेता हूँ मोस्टली लाइक अ बन, और उसके विदाउट मीट, जिसमें मीट नहीं होता, या फिर वेजिटेरियन कोई चीज़ ले लेता हूँ मोस्टली, और उसके साथ कोई ड्रिंक ले लेता हूँ। एंड देन थर्ड ऑप्शन इज यू गो फॉर नॉन वेज, जिसमें आप ये चीज़ ही ना हो, और या फिर मोस्ट जैसा मुझे चाइना के अंदर जो मैंने किया, ये मुझे चीज़ नहीं मिलती थी, चाइना ओपन है, रेस्टोरेंट्स है, देन गो फॉर अ माला फिश, अमेजिंग, टेस्ट भी अच्छा है, और आप फिश पे जाओ और आपको, क्योंकि उसमें यस चाइनीज बना रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत साफ होगा, यानी कि आप हलाल ही होगा। 100% नहीं है, पर 99.9% आप कहते हो, क्योंकि सी फूड है, तो बैक ऑफ योर माइंड होता है कि हलाल ही होगा। सी फूड, आप ऑप्शन ओपन है सी फूड की, तो आप सी फूड पे जाओ। ओके, सो बाकी किसी और का क्वेश्चन उसामा से इस बारे में? उसामा, आप कह रहे थे जैसे मैंने पूछा आपसे कि वहाँ पे हलाल फूड एज ए मतलब बैचलर हैं तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो क्या वहाँ पे लंच बॉक्स का कंसेप्ट नहीं है कि मतलब वो लोग जो है आपको रोजाना का जो आपका मील है वो डिलीवर कर दें? एक्चुअली एक ऑप्शन लंच बॉक्स का ऑप्शन जो स्वीडिश, ओवरऑल मैं स्वीडिश कल्चर को बताऊंगा भी, स्वीडिश कल्चर में ईटिंग आउटसाइड इज नॉट दैट कॉमन। यहाँ पर लोग प्रेफर, स्वीडिश लोकल प्रेफर करते हैं अपने घर में खाना बनाना, अपना लंच बॉक्स साथ लाना, लंच बॉक्स साथ लाना फॉर लंच, एंड डिनर अपना घर जाकर करना। 85% to 90% पीपल यहाँ पर कुक करते हैं डेली, तो और वीक में 1 दिन या 2 दिन आउट बाय खाना खाना। ओवरऑल एज अ स्टूडेंट, हम हैं या मैं हूँ, जिस हम सिंगल, हमारी पाकिस्तानी या जो है डिफरेंट कंट्रीज में, हम प्रेफर करते हैं बाहर खाना। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है लंच बॉक्स, यहाँ पर इतना कॉमन नहीं है लंच बॉक्स, बट है इट विल कॉस्ट यू मोर, बिकॉज डिलीवरी इज वेरी एक्सपेंसिव।
यहाँ पर डिलीवरी या अनलेस कि आप खुद जाओ और पिक करो। वन ऑप्शन आई सॉ ऑलरेडी, मैंने रिसर्च की थी, मुझे मिली है, एक नहीं दो, एक ही ऑप्शन मिली है, दो ऑप्शन मिली थी जिसमें से एक मुझे अथेंटिक लगी। तो वो है मेहनास फूड है स्टॉकहोम्स के अंदर। तो वो फूड डिलीवरी करते हैं, बट वो उनके पास पैकेज है 1 मील वीकली, मंथली, वो आप मंथली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कॉस्टली होगा थोड़ा सा वो, और आपको फिर डिलीवरी की वजह से वो डबल पड़ जाएगा, अनलेस कि आपके पास गाड़ी है या आपके पास खुद जाकर आप पिक करें उनसे, वो एक अलग चीज़ है, बट डिलीवरी इज वेरी एक्सपेंसिव है। सो इट्स मीन कि वहाँ पे इतना इजी नहीं है, मतलब वो इंसान जो लेजी हो, जो कुछ ना करना चाहता हो, जो चाहता हो कि बस मैं खा रहा हूँ और मुझे खाना मिल जाए, तो उसे उसके चाहिए लिए कि मुश्किल है। उसे चाहिए चुप करके फिर घर में बीवी ले आए, खाना मिल जाएगा। शादी का। सही ठीक है, बात है। ये भी एक अच्छा क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट सिंपल ऑप्शन हल है, है। यहाँ पर लाइफ लेजी लोगों की लाइफ नहीं है, यहाँ पर आपको वॉक करनी पड़ती है, गाड़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है, 80% पीपल लोकल कम्यूट को हम्म। लेते हैं। तो इसकी वो काफ़ी रीजंस है स्वीडन में, क्योंकि यहाँ पर वेदर वो स्नोफॉल रहती है ज़्यादातर, ये वो तो इश्यूज हैं, बट बेस्ट ऑप्शन ओके है कि आप घर में कुक कर। ओके, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सेशन हो गया। उसके बाद शकीब, आप पाकिस्तान में हो चुके, और अभी आपका भाई ऑस्ट्रेलिया में है, और आप सोच रहे हो मूव होने के बारे में भी। अभी आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान में चूंकि हमें कभी सोचना नहीं पड़ा कि हलाल फूड होगा या नहीं, तो बाहर जाने के बारे में क्या सोचते हो कि वहां पे जब हलाल फूड के प्रॉब्लम्स होंगे तो कैसे डील करोगे, अगर लेट्स से कि आपको अकेला जाना पड़ता है फैमिली के बगैर तो? इसमें यह है कि आप लोगों से डिस्कशन होती है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सुनता हूँ मैं कि हलाल फूड के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी से मुतालिक मतलब मेरा क्वेश्चन था ये उसामा और ज़ीशान से स्पेशली, कि जब आप देखते हो कहीं पे हलाल फूड अवेलेबल है, तो उसमें जस्ट एक स्टिकर जो है वो इनफ होता है, या अगर किसी रेस्टोरेंट में किसी कैफ़े पे लगा दिया उन्होंने, या आप मीट परचेज़ कर रहे हो कहीं से और उस पे स्टिकर है, तो इज़ दैट इनफ, या हाँ, मतलब यहाँ वो पीस ऑफ माइंड है आपका, मतलब जैसे ये होता है, हमें पाकिस्तान में डर लगा रहता था कि मतलब अगर आप कहीं से चिकन ले रहे हो तो चिकन मरी हुई नहीं है, अगर आप कहीं से बीफ या मटन ले रहे हो तो वो बीफ और मटन ही है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जहाँ भी आपको वो स्टिकर नज़र आ जाते हैं, तो हमारा पीस ऑफ माइंड रहता है कि वो चीज़ जो है वो ऑथेंटिक ही है। आपको सुकून होगा कि यानी कि आपका लाहौर वाला हिसाब नहीं होगा कि गधा या कुत्ता खिलाया जा रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट रहता है कि आप ना एक दफ़ा बेशक के यहाँ पर ज़्यादातर मीट बाहर डिफरेंट कंट्रीज आता है, क्योंकि यहाँ पर मीट ये खुद इनका हलाल नहीं होता, तो डिफरेंट कंट्रीज से इम्पोर्ट होता है, बट अगर टैग लगाओ हलाल का तो ये चेक ज़रूर करते हैं कि वो मेक श्योर करते हैं कि वो हलाल ही हो। ठीक है। और इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन था कि ये तो मीट हो गया, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई फेमस चॉकलेट ब्रांड है या कैंडीज़ हैं, वो आप परचेज़ करते हो, तो उस पे इंग्रेडिएंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात मैसेजेस बड़े फॉरवर्ड होते हैं कि ये चीज़ जो है, ये इंग्रेडिएंट इसमें चॉकलेट में पाया जाता है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो उसको आप लोग इतना केयर कर सकते हैं, या कि कौन-सी चीज़ वाक़ई ट्रू है कि ये इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए किसी कैंडी के अंदर या चॉकलेट के अंदर? इसमें पर्सनली मेरा ऑप्शन जो है ना, तो डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं ना। तो अगर आप हर इस्लामिक वे में जाओगे तो हर मुफ्ती का डिफरेंट फतवा मिलेगा आपको ना। यहाँ पर हमारे इस्लामिक वे में जाओ तो आपका हर मुफ्ती एक अलग अपनी मस्जिद बनाई होती है और अपना अलग खुतबा होता है। तो इसलिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कि आपको इतना इन डेप्थ जाते हो या नहीं जाते। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस्लाम फॉलो करते हो, स्ट्रिक्ट इस्लाम फॉलो करते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, यानी कि हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं, ऑब्वियसली हम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं हलाल खाना, बट आप स्टिल कैन नॉट फिगर इट आउट बिकॉज कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए भी नहीं होते, ठीक है। तो और आपको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 100% हलाल है। तो अगर आपने हलाल ही खाना, तो हम मैं प्रेफर करूंगा फिर तो आप, जिस आपकी ये माइंड सेट है कि यार हलाल मिले, मुझे एवरी इंग्रेडिएंट चेक करना है, तो आप यहाँ नहीं रह सकते, आपके बच्चे नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे तो आप नहीं होगे तो वो तो स्कूल जाएंगे, वो तो स्कूल में भी उन्हें हर चीज़ मिलेगी। ओके, क्योंकि स्कूल में तो ओपन है, वो तो आपको फूड भी सामने रख कर देंगे। वो तो आपका स्कूल में, जब आपके यहाँ पर तो वो स्कूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, स्वीडन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बच्चों को तो जो मिलेगा वो लेंगे। अगर आप मार्केट जाएंगे, बच्चे तो चॉकलेट लेंगे आपके। तो इन चीज़ों पे मैं नहीं जाता,
कि बस ये देखता हूँ कि यार मुझे जहाँ तक अपनी नॉलेज है, हाँ अपनी नॉलेज के मुताबिक चेक करता हूँ, बट इतना डेप्थ में नहीं जाता। तो अगर इतनी डेप्थ में जाना है तो फिर मैं आपको नेवर रिकमेंड टू मूव टू दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रीज, गो इस्लामिक कंट्री। कनाडा का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो शकीब ने क्वेश्चन किया कि कैंडीज और इस तरह की चीज़ें, चिकन और मीट यहाँ पे मिल जाता है हलाल, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है बट मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो चॉकलेट्स वगैरह हैं वो आपको खुद देखना पड़ता है। कुछ कैंडीज़ के ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे हलाल का स्टिकर भी मिलता है। कुछ पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं यहाँ पे। मैं जब पर्सनली यहाँ पे मूव हुआ था तो यहाँ पे मुझे हलाल मीट का काफ़ी इशू था, तो उसके लिए मुझे सिटी चेंज करनी पड़ती थी सिर्फ हलाल मीट ढूंढने के लिए। शॉप जिस पे आप जा रहे हैं वो हलाल सेल करती है कि नहीं करती है, आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। और गूगल मैप के अंदर आपके पास एक हलाल की ऑप्शन होती है, आप वो सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये शॉप जो है ये हलाल सेल करती है कि नहीं करती। स्पेशली आप रिव्यूज में भी जाके देख सकते हैं, उसके लोगों के रिव्यूज होते हैं, उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है बेस्ट हलाल शॉप इन टाउन, समथिंग लाइक दैट। सो वैंकूवर मेनलैंड के अंदर सरी एक अच्छी सिटी है हलाल के परस्पेक्टिव से, और टोरंटो के अंदर काफी कम्युनिटी है पाकिस्तानी और देसी कम्युनिटी है। तो जहाँ पे देसी कम्युनिटी आपको ज्यादा मिलेगी वहाँ पे आपको हलाल फूड ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी कनाडा में। ठीक है। शकीब, जैसे आप कह रहे थे उसका कैंडीज का, चॉकलेट्स का, मैंने रिसेंटली मतलब मैं यूरोप भी गया हूँ, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम भी गया हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे यही है कि अगर आप चॉकलेट ले रहे हो तो वहाँ आपको बता देते हैं कि ये वीगन है या नहीं है। और अगर किसी चॉकलेट में इन्होंने लिकर भी डाला हुआ है तो उसका भी जो है ना सेपरेटली लिखा होता है। तो मैंने ये चीज़ कभी नहीं फेस की। मतलब यहाँ पे जो चॉकलेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो आप जो है ना इजीली ले सकते हो। और चॉकलेट्स में एज सच कुछ इशू होता ही नहीं है, ज्यादातर जो है ना वो डेयरीज होती हैं, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। एक्चुअली इट्स डेयरीज में डू इशू होता है, इसमें पिग फैट्स यूज होता है डेयरीज में अलॉट। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इफ यू आर थिंकिंग टू मच इन इस्लामिक वे। तो आपको इन डेप्थ अगर आप रीड करोगे, आपको मैंने इसके ऊपर सर्च की थी, तो डेयरीज, चॉकलेट्स, कैंडीज, एवरीथिंग, इवन एन आइसक्रीम डू हैव अ फैट्स, और आप फैट्स के ऊपर नहीं जा सकते, वो इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होता। तो इनके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स आप नॉट 100%, मे बी 1% के अंदर पिग फैट्स की वो इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें पिग फैट और बीफ फैट भी, या कोई भी यानी कि आपको रेड मीट फैट्स इस्तेमाल होता है। तो आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि, एज मैं वही रिपीट करूंगा कि अगर इन डेप्थ जाते तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे चाइना में फेस की, मैं आई ट्रेवल चाइना, और जब मैं चाइना में गया था तो मुझे ये पता लगा कि दे एड मोस्टली इवन इन आइसक्रीम दे एड बिग फैट्स। तो आपको कहीं पे भी रिटर्न नहीं होता। ये मुझे कैसे पता लगा? ये कहीं पे भी आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भाई उधर काम करता, तो उसने मुझे मेंशन किया कि उसने फिर मुझे इसकी ऊपर स्टडी भी करवाई कि ये देखें यहाँ पर इन्होंने किसी एक वेबसाइट, ये इधर आप इंग्रेडिएंट्स में जाओ, इन डिटेल जाओगे, इन डेप्थ जाओ उसके अंदर, तो वहां पर आपको मिल जाएगी चीज़ कि ये है कि 100% नहीं है, किसी किसी में होगा। तो वही फिर अब बात वही आ जाती है कि आप, मे बी इट्स आई, मैंने सिर्फ फेस किया चाइना के अंदर, बाकी मैं कभी इतना इन डेप्थ नॉलेज के अंदर, इतना डेप्थ में गया नहीं। इतना मैं प्रोडक्ट देखता जरूर हूँ एक दफा ऊपर इंग्रेडिएंट क्या है उसके, बट हर इंग्रेडिएंट कैन कांट चेक एवरी ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, वही बात आ जाती है। बट ये है कि ये यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी कि आपको सच बताएंगे, ये ट्रुथ आपसे हाइड नहीं करेंगे। पाकिस्तान नहीं है, अगर इसमें कुछ है तो बता देंगे, कुछ नहीं है तो वही बता देंगे आप। बट डू जस्ट आस्क। इवन आपको कैशियर भी हेल्पफुल है यहाँ पर। आपको आप इवन के कैशियर से पूछेंगे ना, यार इज इट हलाल या नॉन हलाल, अगर उसे पता होगा ना हलाल है या नहीं है वो बता देगा। अगर उसे नहीं पता होगा कि वो आपको तब भी बता देगा आई डोंट नो। बट ये एक चीज है कि यहाँ पर झूठ से, आपको झूठ बोल के चीजें नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से मूव करने से पहले हाँ। आप लोगों का कोई सवाल कनाडा के मुतालिक? इसमें एक यही पूछना था कि जो अब जिस तरह हमने ये इतनी डिबेट की है हलाल फूड के ऊपर, तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक कंट्रीज़ के हलाल फूड ढूंढना। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं हम देख सकते कि अगर आपने कनाडा में रहना है, 4 साल 10 साल रहना है, तो आप फ्यूचर प्लान अपना ये रख सकते हैं कि मैं कैफ़े ओपन करूं, तो इस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं हलाल फूड सर्व करूं, बिजनेस ओके, सो अपॉर्चुनिटी।
हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बट इस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज अब ये देखो कि यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी में है वो अगर आप कोई ऐसी शॉप यहाँ पे ओपन करते हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, तो वो फिर आप उसी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो ज्यादा, राइट? एग्री करूंगा कि अगर आप जो है ठीक है हलाल के टैग से आपका कैफे या रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं और अच्छा टेस्ट दे रहे हैं तो उससे मतलब सारी पॉपुलेशन अट्रैक्ट नहीं हो सकती इससे। फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद के अक्सर एरियाज में देखते हैं तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, अफगानी रेस्टोरेंट्स हैं और वो चलते हैं, हालांकि वो स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी नहीं जाती वहाँ पे। तो अगर आपकी क्वालिटी उस लेवल की है पे जो शॉप्स हैं उनके ऊपर हलाल मेंशन नहीं होता, बट लेबनीज की शॉप्स हैं, टर्किश की शॉप्स हैं, सो उनकी शॉप्स के नाम से आप पहचान सकते हो कि हाँ ये हलाल मीट सेल करते होंगे, और फिर आप कैशियर से जाके पूछ सकते हो, बट वो एडवर्टाइज नहीं करते एज हलाल शॉप्स। बहुत कम शॉप्स हैं जो खुलेआम एडवर्टाइज करते हैं, बिकॉज वो यही चाहती हैं कि हम हलाल फूड भी बेचें, अ, हलाल फूड ही बेचें, बट टैग लगा के ना बेचें। हम सारी कम्युनिटीज को बेचें, वो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के, वो खा सकते हैं, मुस्लिम वहां पे जाके खा सकते हैं। बाकी एक चीज़ और हमने यहाँ पे देखी है कि अगर आपने सही मतलब ऑथेंटिक देसी खाना है, तो वहाँ पे आपको जाके इश्यू होता है कि वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं और काफ़ी टाइम मतलब मैंने ये भी फेस किया है कि आपको लाइन में लगना पड़ता है या आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि किस टाइम आएँ हम, या टेबल आपको पहले से बुक कराना पड़ता है। अगर आप टेबल बुक करा के ना जाएँ, तो वहाँ पे आपको जो है मतलब आप खाना उस टाइम नहीं खा सकते। या आपको 1 दिन पहले टेबल बुक कराना पड़ता है, या अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं तो आपको लाइन टाइम पे वहाँ पे बुक कराना पड़ता है टेबल। और इसके अलावा अगर खाना जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। मतलब अगर आप देखें, एक कढ़ाई अगर आप 1 किलो कढ़ाई मँगाते हैं, तो वो किलो कढ़ाई आपको तकरीबन 20 से 25 पाउंड की पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं ईशान आपसे। मतलब मैं लंदन में रहता हूँ और यूके के हिसाब से लंदन सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ऊपर जा रहा है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पे महँगाई है। अगर आप पर पर्सन बैचलर अगर आप देखें, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि आपको मिनिमम 1500 पाउंड पर मंथ चाहिए होते हैं। इसमें आप रेंट पे करते हैं, अपना खाना-पीना आप करते हैं, आप बिल्स देते हैं, मोबाइल का बिल हो गया या ट्रैवल करते हैं आप, तो वो चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। और अगर आप फिर फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब फैमिली ऑफ 4, तो उस हिसाब से आप अर्न कर रहे हो 3 टू 4000, तो तब आप जो है इज़िली रह सकते हैं। क्योंकि रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे। इसके अलावा ट्रैवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, तो सुबह जब मैंने ऑफ़िस जाना होता है और वापस आना होता है, तो मतलब एक एक टाइम का मतलब मेरा आने-जाने का अप्रॉक्सिमेटली 10 पाउंड लगते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। ओके, और उसामा स्वीडन में क्या हालात हैं, और बाकी आप मलेशिया में भी रहे हो, चाइना में भी रहे हो, आप कंपेयर करके बताओ कि चाइना में रहना, मलेशिया में रहना और स्वीडन में रहना कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कैसा रहा? Ah, okay, let's start from Sweden. Cost of living Sweden में expensive है. Stockholm is one of the most beautiful and expensive country. अब बहुत ज़्यादा expensive है as compared to rest of the European countries. Stockholm is expensive है, especially the rent. यहाँ पर rent ही आपकी आधी सैलरी ले जाता है. रेंट आपकी आधी हाफ सैलरी ले जाएगा, अनलेस यू बाय अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट बाय करते हो तो इंटरेस्ट रेट वेरी हाई, आपको इंटरेस्ट पे ही मिलेगा। अगर आप फिर वही बात इस्लामिक हो तो फिर आप अपार्टमेंट नहीं लोगे क्योंकि इंटरेस्ट सूद है ये वो। तो रेस्ट इज लाइक रेंट काफ़ी हाई है यहाँ पे, बट रेस्ट इज मैनेजेबल है अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो। अगर एवरी सैलरी है फिर भी लोग गुजारा कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी वे ऑफ लाइफ क्या है। आप सिंगल हो तो आपने सेपरेट अपार्टमेंट लिया हुआ है या आपने रूम लिया हुआ है, आपकी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लाइफ कैसे मेंटेन कर रहे हो ना। आप कितना बाहर खाते हो और कितना घर बना रहे हो, या फिर आपका अपार्टमेंट जो है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है या आप शेयरिंग पे हो, तो ये चीज़ें मैटर्स करती हैं आपको। पर a bit expensive है for sure,
तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आपकी सेविंग एज कम्पेयर टू लेस है, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स भी बहुत अच्छा कट जाता है, अच्छा भला टैक्स, ऑलमोस्ट आपको 33% आपको टैक्स डिडक्शन है, और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो विल रीच 40 to 50%। तो उसके बाद फिर मैं चाइना पे जाऊँ, सेकंड है चाइना पे, तो यार सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बट आपकी लाइफ नहीं है चाइना में। आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन टू गो एंड लिव इन चाइना। चाइना में लाइफ नहीं है, स्पेशली एज अ मुस्लिम, तो इसलिए फिर उसके ऊपर इतना बात करने का बनता भी नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी है चाइना में, नो डाउट ऑन दैट, सैलरी इज गुड, बट लाइफ इन चाइना इज लाइक अ डॉग, सो नेवर रिकमेंड। यस, आई विल रिकमेंड मलेशिया फॉर श्योर। लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग मलेशिया में चीप है, अपार्टमेंट आपको लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाता है, बहुत अच्छा, मेन कोलालमपुर सिटी सेंटर के अंदर, जितने में मेरा यहाँ पर एक छोटा एक रूम का अपार्टमेंट आया स्वीडन के अंदर। तो और टैक्स रेट वेरी लेस, 11%, 11 to 13% वेरीज कर रहा होता है, आपकी सैलरी की डिपेंड के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, एंड एवरीथिंग इज प्रीटी चीप। बट आई डोंट नो, लाइक अब पर्सनल प्रेफरेंस होती है, सैलरीज बहुत अच्छी। अब रिसेंटली आईटी गाइज की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लाइक रीचिंग क्वाइट, मेरी सैलरी स्वीडन में कम है मलेशिया की निस्बत। मेरी सैलरी मलेशिया में ज़्यादा थी, तो और मैं जब स्वीडन मूव हुआ हूँ, तो आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो मेरे इन हैंड सैलरी आती है, आई डोंट गो ऑन अ बेसिक सैलरी, जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो मैटर्स द मोस्ट कर रही होती है, क्योंकि आपको टैक्स कट कर कुछ भी नहीं मिलता एंड में। तो इन हैंड सैलरी मेरी लेस है मलेशिया में जो इन हैंड सैलरी थी। तो डिपेंड्स करता है कि आपकी लाइफ कैसी है और ये वो, बट मलेशिया में टैक्स कम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो बेटर लाइफ स्टैंडर्ड आप इसमें कह रहे हैं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंप्रूव हो जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंस है, सेम सैलरी हो या अच्छी सैलरी हो स्वीडन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बहुत वेरी कर रहा होता है। यहाँ पर आप अच्छी गाड़ी ओके। नहीं रख सकते, आप अच्छा घर नहीं लेते, बट सेम सैलरी आप मलेशिया में तो आप अच्छी गाड़ी और अच्छा घर ले सकते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंस है। ओके, और शकीब आप पाकिस्तान में हो अभी, मुझे तकरीबन साल हो गया, मैं पाकिस्तान नहीं गया, और हम में से ऐसे भी हैं जो इनको काफ़ी टाइम हो गया। सो अब पाकिस्तान में रहना और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कितनी एक सैलरी होनी चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए जो एक बंदे के लिए कंफर्टेबल लिविंग हो, और आप क्या कहते हो कि आपकी सैलरी इनफ होती है कि आप सरवाइव कर लो, अच्छी अच्छी लाइफ गुजार लो? उमर, इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि ये इसमें है करेंसी डिवैल्यूएशन का। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़्यादा दूर की बात ना भी करें, इवन 2-3 साल पहले की बात करें, तो डॉलर का रेट ऑलमोस्ट डबल के करीब हो चुका है एज़ कम्पेयर टू PKR। तो जो सैलरीज इनिशियल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी, अब वो उस तरह से नहीं है। और इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं कि अगर आपको रेंट देना है या आपका अपना हाउस है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हाउस अपना है, तो मुझे रेंट की ऐसा टेंशन नहीं होती। लेकिन ये है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं फ्यूल की, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, वो ओवर द ईयर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो इसकी वजह से इशू आता है। बाकी ये है कि जो बेसिक सैलरी है उस पे टैक्स भी इतना नहीं कटता, कम होता है ना होने के बराबर। जिस तरह मैं सुनता हूँ यूरोप में 40% है, कहीं पे 20% है, कनाडा में इतना है, तो उस लिहाज से यहाँ नहीं है। तो ये है कि जो सिंगल सैलरी है उससे गुजारा ठीक हो जाता है, और जो प्लस फ्रीलांसिंग होती है वो प्लस पॉइंट इस तरह से है कि वो सारा सेविंग में चला जाता है। तो सो फार जो है वो सैलरी इज इनफ फॉर मी। ओके, थैंक यू शकीब। मैं थोड़ा सा कनाडा के बारे में बताऊंगा। कनाडा में इस तरह है कि कनाडा के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। स्वीडन के अंदर जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसी तरह कनाडा के अंदर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सेविंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बैचलर है तो वो शेयरिंग में रह सकता है मे बी $500-600, बट उसमें ये होगा कि एक रूम में 2-3 लोग रह रहे होंगे, वहाँ से वो पैसे बचा सकता है रेंट पे। बट अगर फैमिली वाला बंदा है तो उसके लिए कम से कम भी यहाँ पे एटलीस्ट वैंकूवर एरिया के अंदर लेना, ये एक जनरल बता रहा हूँ, 2000 से 3000 के दरमियान में उसको एक अच्छा अपार्टमेंट या एक टाउन हाउस जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर उसको 1 बेडरूम मिल जाएगा और एक लिविंग रूम मिल जाएगा।
मेजर पोर्शन जो आपका इनकम का होता है वो रेंट में चला जाता है या मॉर्गेज में, जो बाकी पोर्शन है इनकम का वो सारा आपके जो एक्सपेंसेस है उसमें चला जाता है। कनाडा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, आपको लोग फ्री में आपको कोई चीज दे देंगे एज लॉन्ग एज आप विलिंग हो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स ब्रैकेट में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसकी वजह से लोग इंस्टॉलमेंट पे चीजें नहीं देते। बट यहाँ पे लोग फोर्स करते हैं आपको कि आप इंस्टॉलमेंट पे चीजें ले लो। इवन यहाँ तक कहते हैं कि गाड़ी आपके घर पे आके ड्रॉप कर देंगे, BMW ब्रांड न्यू, आपने बस 200 पर मंथ पे करना है या 300 लेट से पे करना है पर मंथ। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इधर बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, इनकम यहाँ पे बहुत कम है। वैसे अजीब सी बात है कहने के लिए, बट इनकम बहुत कम है यहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप यूएस की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपर की यूएस के अंदर 100 to 200,000 सैलरी है, इससे भी इंक्रीज करती है, मैंने कई की 300,000 भी देखी है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। बट कनाडा के अंदर 100,000 से लेके 150 के दरमियान के अंदर, वो भी कनेडियन डॉलर्स के अंदर सैलरी होना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली लोगों की सैलरी यहाँ पे 60,000 से 100,000 तक है, जिसके अंदर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली अगर फैमिली आपके साथ है। कुछ प्रोफेशंस हैं यहाँ पे जिनकी इनकम ज्यादा है, जैसे ट्रेड प्रोफेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इनकम ज्यादा है। बट यहाँ पे ज्यादा इनकम का मतलब, मैंने अगेन वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा इनकम का मतलब है 100,000 से 125-150 तक होना, ये बहुत ज्यादा इनकम समझी जाती है। तो कनाडा के मुतालिक आपका कोई और क्वेश्चन मेरे से? इट माइट बी अ रैंडम क्वेश्चन, लेकिन अब जब हम इनकम को डिस्कस कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में भी हो जाए, लेकिन मैंने जितने भी फ्रेंड्स को देखा है जो दूसरी कंट्रीज में सेट हैं, वो अपनी फील्ड की जॉब के अलावा कोई वेंचर परस्यू करना या कोई स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करना, इस चीज को शायद उस तरह नहीं देखते एज ए सीरियस अपॉर्चुनिटी। इसकी क्या वजह है? इसको मैंने फर्स्ट हैंड डील भी किया इस चीज को, और उसकी वजह यह है यहाँ पे लर्निंग बहुत एक्सपेंसिव है, जो पाकिस्तान में हम कभी कंसिडर भी नहीं करते थे। मतलब कंसिडर करते थे बट हमारे पेरेंट्स कर लेते थे कुछ कवर, और पाकिस्तान में एजुकेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपेयर टू यहाँ के एक्सपेंसेस से बहुत कम है। हमें लगता है कि यहाँ पे 100% लोग इलिटरेट हैं, और बिल्कुल हैं, बट वो सिर्फ हाई स्कूल तक है। उसके बाद जितनी भी एजुकेशन है वो प्राइवेटली आपको लेनी पड़ती है। सो अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, यहाँ पे कॉलेजेस की फीस 20,000, 30,000, $40,000 तक है। सो लर्निंग यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, एक रीजन ये बहुत मेजर है। तो जब लोग लर्निंग नहीं कर सकते तो वो डेफिनेटली वो अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकते। ये एक मुझे एक रीजन लगती है। बाकी आई थिंक जीशान मदर और उसामा भी बता सकते हैं। उमर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें ये फैक्टर है कि अब फॉर एग्जांपल कोई अगर नॉन टेक्निकल बिजनेस आई है जिसके लिए आपको एज सच एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, तो मे बी आई एम एज्यूमिंग फ्रॉम योर आंसर के यहाँ पाकिस्तान में मे बी उसके लिए आपको लर्निंग नहीं चाहिए, लेकिन बायर मैंडेटरी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू ओपन अ बिजनेस और इफ यू हैव टू ओपन अ कैफे और इफ यू हैव टू बिकम अ ड्राइवर, आपको मे बी एक स्पेसिफिक लर्निंग चाहिए होगी, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे उस चीज को नॉन टेक्निकल समझ के इंजीनियर्स भी वो काम कर सकते हैं और लेमैन भी वो कर सकता है। आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम योर आंसर, इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप प्लम्बर विदाउट अ लाइसेंस काम नहीं कर सकते, यहाँ पे एज ए मैकेनिक आप विदाउट अ लाइसेंस काम नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर कोर्स लेना पड़ता है। अगर इवन अगर आप पाकिस्तान से आते भी हो एज ए मैकेनिक आते हो या इलेक्ट्रिशियन आते हो, तो आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस लेके काम करना पड़ता है। यहाँ पे आप लाइसेंस के बगैर काम नहीं कर सकते, बिकॉज इशू क्या है, इशू यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है लाइबिलिटी, जिसे हम कहते हैं। लाइबिलिटी किसकी होगी? अगर आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है और कोई बंदा आप बुलाते हो ठीक करने के लिए, और वो आपका घर का पूरा शॉर्ट सर्किट कर देता है, तो किसका कसूर होगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, उसने किया है। बट वो उसको पे नहीं कर सकता, उसकी इतनी सैलरी नहीं है, हर चीज की इंश्योरेंस होती है, राइट? सो जो अथॉरिटी है जो उनको लाइसेंस दे रही है, वो लाइबिलिटी लेगी कि भाई हमने इसको लाइसेंस दिया था, तो अगर इसने आपका घर शॉर्ट कर भी दिया है तो कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस है इसकी, तो वो कवर करेगी। इसी तरह जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होती है यहाँ पे, इन मुल्कों में कार रिपेयर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि कोई बंदा आउट ऑफ पॉकेट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लोग इंश्योरेंस को पैसे पे कर, कि अगर किसी की मौत होगी लेट से एक्सीडेंट में, तो लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, लाइबिलिटी जो है वो जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस दिया उसके ऊपर आएगी। तो ये चीज है। बाकी आई थिंक उसामा और मजर आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड करो, थोड़ा सा अपना।
ओपिनियन? जहाँ तक बात है स्टडीज की, मैं एग्री करूंगा उमर के साथ कि देखिए हमने बैचलर किया है पाकिस्तान में, और मैंने यहाँ के मास्टर्स किया था। मतलब वहाँ पे इतना वो नहीं था, वहाँ पे सेविंग थी, चलो उस हिसाब से हमने पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने देखा है तो बैचलर यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब देखा जाए यहाँ पे अगर 3 साल का बैचलर है, काफी जगह मैंने देखा है 3 साल का बैचलर है, तो उस हिसाब से पर एनम जो फी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 100,000 to 1,200, सॉरी 12,000 टू 10,000 टू 12,000। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा है। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी ज्यादा फी पे करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे लोगों को स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है। स्टूडेंट लोन लेने के बाद काफी टाइम फिर उन्हें उस स्टूडेंट लोन को वापस करने में लग जाता है। तो ये चीज वाकई यहाँ पे मैटर करती है कि अगर आपने स्टडी करना है, अगर आपने कुछ सीखना है, तो आपको जो है या तो आपके पास सेविंग होनी चाहिए या फिर आप लोन लेके वो चीज कर। और उसामा, आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल लूंगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जैसा मजहर और उमर ने एक्सप्लेन किया, सेम है एग्जैक्टली। कॉस्ट आपको इवन के पाकिस्तान में आप ऊबर ड्राइवर बन जाते हो पार्ट टाइम, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, बेशक लाइसेंस भी नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो ऊबर और अर्न ऑल, हियर यू कांट। तो सेकंड रीजन मैं जाऊंगा आपको मेंटालिटी डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूरोप में जब आओ तो आप अपनी पाकिस्तानी मेंटालिटी छोड़ कर आओ, वरना आप खुशी यहाँ पर पैसा मैटर्स नहीं करता। डिफरेंस इन मेंटालिटी ऑफ एशियन एंड यूरोपियन मेंटालिटी इज दैट कि यहाँ पर ये होता है कि आप जो कमा रहे हो उससे अपने ऊपर लगाओ और खाओ, जितना आ रहा है इनफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैप्पीनेस, जो कि एज ऑफ इस्लामिक वैल्यू भी है। हम उसे नहीं देखते, हम पैसे के लालची बन के हम पाकिस्तान में दो दो तीन तीन जॉब्स करते हैं और अपने घर में टाइम नहीं देते, बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने आप को टाइम नहीं देते, जो कि एज पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, पैसे के ऊपर हैवी कर लेते हैं, पैसा अपने माइंड के ऊपर। हमारा पाकिस्तान में माइंड होता है कि पैसा हर चीज है, यहाँ पे ये माइंड नहीं होता। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये माइंड है जो आ रहा है वो अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि यहाँ पर आप 30% टैक्स पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट रिटर्न बैक देती है, आपको पेंशन्स मिलती हैं, आपको रिटायरमेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलती है, मेडिकल फ्री आपको मिलता है। गवर्नमेंट को 30% टैक्स का यही वैल्यू होती है कि जब आप गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हो तो आपको गवर्नमेंट रिटर्न करती है। यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे यार इतना सेव करना है कि यार, फॉर एग्जाम्पल मैरिड पर्सन है, कपल है, प्रेगनेंसी और उसने ये नहीं डर कि यार मुझे 10 लाख चाहिए चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको वो दे रही है। तो यहाँ पर कोई दो जॉब, थर्ड जॉब, पार्ट टाइम नहीं सोचता। ये एक मेंटेलिटी डिफरेंस है। यहाँ पर ये अपने आप को टाइम देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कि इनका मेंटेलिटी डिफरेंस जो मैंने लर्न किया यहाँ पर आके, जो मैंने लर्न किया मलेशिया के अंदर भी और मोर यहाँ पर स्वीडन में, फॉर श्योर स्वीडिश कल्चर है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पर्सनल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि आप यहाँ पर 4 PM पे ऑफ कर जाते हो, 4 PM, जो हम सोच भी नहीं सकते अपने कल्चर्स में, कि यार 4 बजे आप घर चले जाते हो। थिंक द डिफरेंस। बट ये है कि आप आओ जल्दी, 8, ये नहीं कि काम नहीं करते, 8 बजे आओ, अपना 8 बजे आओ और 4 बजे घर जाओ, अपना फैमिली को इक्वल टाइम दो फैमिली को, एंड देन यू कैन गेट हॉलीडेज, लीव्स। और ये फोर्स करते हैं आपको कि आप छुट्टियां लो। दे फोर्स्ड मी, तो मुझे अभी उन्होंने फोर्स किया कि मैं छुट्टियां लूँ, अपना पर्सनल टाइम लूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटालिटी ऑफ हम डिफरेंस है कि पैसा, हम पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ये पैसे को वैल्यू नहीं करती है, फैमिली को और पर्सनल लाइफ को वैल्यू करते हैं। ये अपने आप के ऊपर जितना लगाते हैं, सेविंग का इनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सेविंग नहीं करते। यूरोपियन कल्चर है, इनकी बेशक सैलरी जितनी भी है ये सेविंग वाली साइड पे नहीं जाती, ये अपने ऊपर लगाते हैं, ट्रैवल करते हैं। हमारी जिंदगी में अपने आप को देख लें, हमने कितना ट्रैवल किया होगा। आज तक तो हम मरी तक भी जाने में 4 दफा सोचते हैं साल के अंदर कि मरी भी जाना कि नहीं जाना, क्योंकि पैसे लगने हैं। यहाँ पर एवरी मंथ क्या आप एवरी ईयर में 2 से 3 कंट्री ये विजिट करते हैं, फैमिलीज के साथ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने जायदादें नहीं बनाता कोई भी। 80% पीपल इन यूरोप लिव्स ऑन अ रेंटल। ये प्रॉपर्टीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाते, ये अपने रेंटल में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज में रहते हैं। ये हमारा पाकिस्तानी या एशियन मेंटालिटी डिफरेंट है कि यार पैसा पैसा पैसा, फैमिली टाइम, नो फैमिली टाइम। आपको अपनी बेगम बच्चों से हंस के बात करने का टाइम नहीं होता।
खास के बात करना कि आप 2 जॉब्स करके घर आते हो तो तीसरी बस आके लड़ के सो जाते हो। स्ट्रेस आपको रिलीफ ही नहीं होता, स्ट्रेस रिलीज का कोई मेथड ही नहीं है। हकीकत है, इट्स ट्रू। पाकिस्तान में अब आप उठा कर देख लो अपनी लाइफ में, किसी के भी उठा लो यार, मजदूर से लेकर इंजीनियर तक की लाइफ उठा लो, स्ट्रेस में भरे हुए हैं। बाल 14 साल के होते नहीं है, बाल वाइट होते हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से। यहाँ पर गोरे को देख लो, यहाँ पर आपका डिफरेंस नजर आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नजर आएगी। ये चीज मैंने लर्न की, और मुझे किसने सिखाई? मेरे भाई ने सिखाई जो एम्स्टर्डम में है। उसने मुझे बताया कि भाई ये आप तुम क्या सोच रहे हो, आते साथ ही 2 सेकंड जॉब होनी चाहिए वो, नो नथिंग, लिव योर लाइफ, एंजॉय। एक ही दफा लाइफ मिलनी है भाई, और अपने फैमिली को टाइम दो। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे कल्चर में नहीं है। ये मेंटालिटी डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसलिए मेरा एंगल थोड़ा शायद डिफरेंस हो कि यहाँ पर ये पार्ट टाइम जॉब्स और इस तरह की इन चीजों में नहीं जाते, और इसलिए फिर स्किल्स भी नहीं इतने इन्हें जो इनके पास एक स्किल है ना, मोस्टली पीपल यहाँ पर हैं कि वो 30 ईयर से एक एक कंपनी में एक स्किल के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप को इतना अपग्रेड भी नहीं करते। फिर ये उसी के ऊपर है कि ना, एक बैकग्राउंड ड्रॉबैक भी हो सकता है, बट यहाँ पर जॉब सिक्योर है, इंश्योरेंस इनकी है। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, आपको गवर्नमेंट पैसे देगी। इन्हें कोई मसला भी नहीं है ना जॉब हो। अब मेरी जॉब जाती है, मुझे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में नहीं हूँ कि भूखा मर जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट पैसे देगी। 80% ऑफ माई करंट सैलरी मुझे गवर्नमेंट देगी जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। 80% ऑफ माई करंट सैलरी। तो यानी कि अगर मेरी 80% मुझे आ रहा है, मैं जॉबलेस भी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो खुश हूँ जॉबलेस होके भी। तो इसलिए बड़ी ये अच्छी अपने आप बात को की है यहाँ पे। इतने ये जो आपको ना वो चेंज नहीं करते। तो यहाँ जिशान, पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? I will agree with Usama but disagree as well कि मतलब ये चीज इन ये चीज ये लोग बचपन से देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज हमने बचपन से देखी है वहाँ पे ये है कि चलो, मतलब जो हमारे माँ बाप ये करते हैं कि वो कमाते हैं, साथ सेव भी करते हैं मुश्किल वक्त के लिए और अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बच्चे उनके लिए लायबिलिटी होते हैं कि उन्होंने ही बच्चों के लिए सब कुछ करना है। यहाँ पे ये चीज मुख्तलिफ है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने जो कुछ भी करना है वो आपने खुद अपने लिए करना है। वहाँ पे एक अब हम जहाँ पे जैसे हम बड़े हुए हैं, हम बड़े हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो साथ साथ किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, मैकडोनल्ड पे काम कर रहे हैं, केएफसी में काम कर रहे हैं। हम ये काम कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम उस चीज को छोटा समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इनकी मेंटालिटी और हमारी मेंटालिटी उस तरह से डिफरेंट होती है। और जहाँ तक बात है कि हमारे यहाँ मूव करने की, अब जैसे उम्र मूव हुआ है तो उससे उस वो उससे जॉब की टेंशन रहती है, उसे फिर भी वो चीज है। लेकिन जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। जो बात उसामा कह रहा है कि उसामा की अगर जॉब चली जाए तो उसे गवर्नमेंट बैक करेगी, उसे जो है उसे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट्स इसे तब मिलेंगे जब इसे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उससे पहले आपको कुछ नहीं 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 मिलता। नहीं मिलता। मेरे पास यूरोप का रूल है कि आप कंट्री में आ जाएं तो आफ्टर 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स यहाँ पर है यूनियन कॉन्सेप्ट होता है। यूनियन कॉन्सेप्ट में होता है कि आपने रजिस्टर करना होता है यूनियन में, और आप मंथली उन्हें सब्सक्रिप्शन होती है, आप उन्हें मंथली 200 क्रोन, यानी कि आप उन्हें मुझे यूरो में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, आई थिंक सो एस्टिमेट होगा ये 10-20 यूरोज पर मंथ वो आपसे लेते हैं यूनियंस। ओवरऑल यूरोप में एवरी कंट्री में एवरी सेक्टर की एक यूनियन होती है, एवरी सेक्टर हैव इट्स ओन यूनियन। तो वो आपसे बस मंथली लेते हैं, आपके पास यूनियन आपको पे करती है। यूनियन इज सॉर्ट ऑफ लाइक का गवर्नमेंट की एक एजेंसीज होती हैं जो आपको यूनियन पे करती है, नॉट आपको कंपनी पे नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे अगर आई लॉस्ट माई जॉब यस्टरडे, अभी मेरा दोस्त की जॉब गई है स्वीडन के अंदर, जो कि अभी रिसेंटली मूव हुआ है, उसके पास 3-4 मंथ्स हुए हैं, तो उसे 6 मंथ के लिए यूनियन 80% ऑफ सैलरी दे रही है, और उसे 6 मंथ के अंदर जॉब फाइंड करनी है, क्योंकि वो रिसेंट मूव हुआ। अगर आपके पास पीआर है तो देन आप रह सकते हो पूरी लाइफ, और पासपोर्ट है वो तो एक अलग चीज है, बट वो रिसेंटली मूव हुआ है। अगर आपका वीजा चेंज हो जाता है, साल हो जाता है, 2 साल, तो आपका ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है। वो रिसेंटली जो मूव हुआ है 3 मंथ्स के अंदर उसकी जॉब उसने स्विच की, और नई जॉब से उसका गया, तो उसे यूनियन ने 6 मंथ्स दी है। तो 6 मंथ्स उसे 80% सैलरी दी जाएगी, 6 मंथ का मौका है उसके पास जॉब ढूंढने का। अगर ये ऐसे ही है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आई थिंक उमर भी वहाँ पे है तो उमर भी एग्री करेगा कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं, कनाडा के अंदर भी ऐसा ही है। कनाडा के अंदर जैसे जिशान मजर बता रहा है कि आई थिंक यूके, कनाडा और
ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का एक ही है, जिसमें अगर आप सिटीजन हो जाते हो या पीआर हो जाते हो, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है। बट वो भी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस तब देती है अगर आपकी फुल टाइम जॉब हो। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हो या पार्ट टाइम काम कर रहे हो या किसी तरीके से भी आप अप्रेंटिसशिप पे कर रहे हो, किसी तरह भी और किसी और फॉर्म ऑफ जॉब में आप इन्वॉल्व हो, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मींस कि वही वाली बात है कि आपकी अगर जॉब चली जाती है, इन केस ऑफ जॉब लॉस, आपको गवर्नमेंट फिर पे करती है। तो यहाँ पे यूनियंस का कॉन्सेप्ट नहीं है।